हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम लौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने स्नातक तृतीय वर्ष की कक्षा में हम काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अलंकार, रस और उसके साथ ही शब्द शक्ति का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। गुण से संबंधित बातों पर हम विचार करेंगे। तो आज की कक्षा में गुण का महत्व काव्य में आपको बताना चाहते हैं। काव्य में अलंकारों का महत्व है, रस का महत्व है, उसकी शब्द शक्ति का महत्व है, लेकिन उसी के साथ काव्य में गुण का भी बहुत अधिक महत्व है। किस तरह से गुण, काव्य में गुण को कहते हैं, रीति भी कहते हैं। गुण को इनके अनुसार में रीति भी कहा जाता है, यानी कि इसका कहें तो प्रणाली या कोई पद्धति या तरीका या शैली। आप गुण से इसका अर्थ इस तरह से ले सकते हैं कि कोई परंपरा होगी, प्रणाली होगी, कोई पद्धति इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, जो रीति, प्रणाली, पद्धति या शैली को हम गुण कहते हैं, और काव्य में गुणों का भी बहुत अधिक महत्व है। वामन ने तो रीतिरात्मक काव्य भी कहा है, अर्थात काव्य को जो है, काव्य की आत्मा ही बोला है। किसे? गुण को। गुण क्या है? काव्य की आत्मा है। जिस गुण, काव्य में जो गुण निहित है, उसी के अनुसार काव्य का महत्व है। वामन ने काव्य शोभा करता धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुणों को क्या कहते हैं? गुण या रीति कहते हैं। अब बात करते हैं वामन के। तो वामन ने अपने जो 20 गुण माने हैं, और अगर कहे दंडी ने गुण की संख्या 10 मानी है। भोजराज ने इनकी संख्या 24 तक ले गए। तो इस तरह से गुणों के कई संख्या के आधार पर कई गुण बताएं, लेकिन मुख्य रूप से जो गुण बताए जाते हैं वो 3 ही गुण माने जाते हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। अब देख लीजिए, अगर इसकी काव्य शोभा करता धर्मा गुण, अगर इसकी परिभाषा देखें, काव्य की आत्मा, रस को उत्कर्ष करने वाली जितने भी धर्म या काव्य गुण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए इसके अंतर्गत। रस का उत्कर्ष, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं, या उत्कर्ष करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। ये थी आपकी गुण की परिभाषा। यानी कि जो रस होता है, काव्य में रस तो भाव उसका मुख्य है ही, लेकिन उसको उत्कर्ष करने के, उसको बढ़ाकर प्रस्तुत करने वाले धर्म जो होते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसके रस की शोभा बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। तो वामन ने काव्य शोभा करता धर्मा गुणा इसी के अंतर्गत बताया है। रीतिरात्मक अवश्य, रीति को काव्य की आत्मा भी कहा है। अब अगर हम बात करें गुण के भेदाभेद सहित उसके परिभाषा और उदाहरण की, तो देखिए, गुण कितने तरह के होते हैं? गुण 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, गुण के भेद अगर कहें, पहले तो गुण है क्या? गुण का मतलब आपको पता ही है। जैसे अगर मनुष्य में बात करें,
मनुष्यों में अगर गुण नहीं है तो मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य में जो विद्वत्ता, वीरता का भाव और उसके स्वाभाविक गुण जो होते हैं वही मनुष्य के वैल्यू बढ़ाते हैं। अगर उनके गुण नहीं हो मनुष्य में, तो जिस तरह से बिना गुणों के मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही बिना गुण के काव्य का कोई महत्व नहीं रहता है। और अगर मनुष्य में गुण होते हैं तो उसके महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। वैसे ही अगर काव्य में गुण होते हैं तो वो काव्य के महत्व को भी अधिक बढ़ा देते हैं। तो अगर हम बात करें, 3 प्रकार के गुण हैं। पहला प्रसाद गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा माधुर्य गुण। ये 3 तरह के गुण काव्य में होते हैं। अब इन प्रकारों को समझें। अगर बात करें कि काव्य में कितने गुण होते हैं और उनका क्या अर्थ होता है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वहां क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। अभी हम सिर्फ प्रसाद गुण की बात करते हैं, इसे देख लें। अर्थात जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं और पढ़ते ही हमारे मन में उदित हो जाए, समझ में आ जाए, वो प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण अगर कहें तो सरोवर के निर्मल जल के समान। जल के समान होता है, सब स्पष्ट दिखाई देता है। सरोवर का जो जल होता है वो जब इतना निर्मल हो, साफ पानी हो कि सरोवर के तल का सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण में चित्त में उदित होते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अगर बात करें तो एक और उदाहरण हम कह सकते हैं, जो सूखी लकड़ी में जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण हमारे मन में समझ आ जाता है। जो सूखी लकड़ी है वो आसानी से जल जाती है, उसमें अग्नि जल्दी प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही हमारे चित्त में उदित होते ही गुण हमें समझ आ जाता है। जैसे सरोवर के निर्मल जल के समान सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। कोई भी ऐसी बात जिसमें अगर कहे शब्द शक्ति, हमने अभी पिछला पढ़ा था, हमने क्योंकि 3 कक्षाओं के अंतर्गत हमने शब्द शक्ति को अच्छे से समझ लिया है, इसीलिए इस कक्षा में मैंने उसका रिकैप नहीं दिया, हमने सीधे गुणों को स्टार्ट किया था। लेकिन ये व्याकरण के भाग हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर बात करें अभिधा शब्द शक्ति की, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो प्रसाद गुण में अभिधा शब्द शक्ति है कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति जैसा वाच्यार्थ या मुख्यार्थ होता है, जैसा लिखा होता है, जैसा बोला जाता है, वैसा ही समझा जाता है। अब यहाँ देखिए प्रसाद में भी यही है कि चित्त में उदित होते ही अर्थ क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। निर्मल जल के समान हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, और जैसे सूखी लकड़ी में जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही आसानी से हमें समझ आता है। कैसे? एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, इसे उदाहरण से समझिए। उदाहरण देखिए, विनती सुन लो हे भगवान,
हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भगवान से प्रार्थना की जा रही है, सीधे साधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में भगवान से कह रहे हैं, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। हे प्रभु, हम आपके नादान बालक हैं, बच्चे हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, आप हमें अपना सेवक बना लीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। तो यहाँ पे कोई घुमा फिरा के बात नहीं की जा रही है, सीधे साधे शब्दों में बात कही जा रही है, इसीलिए यहाँ पे प्रसाद गुण आ जाता है। अब माधुर्य और ओज गुण में कुछ व्याकरणिक दृष्टि से या बात करें, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग, वर्णों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि प्रसाद जो माधुर्य गुण और ओज गुण का पता चलता है। लेकिन प्रसाद गुण में सीधे साधे शब्दों से हैं, ना ही कोई द्विज व्यंजन होंगे, ना ही कोई कठिन शब्द होंगे, ना ही कोई कठोर वर्ण होंगे, ना ही कोई मतलब अलंकारों का भंडार भी नहीं होगा। सीधे साधे अलंकार रस होंगे उसमें जो चित्त में समझ में आ जाए, वहां पे क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले बात को समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण भी आपने देख लिया। अब हम तीसरा जो गुण है, दूसरा गुण है वो देखेंगे, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मधुर, मधुर यानी कि मीठा या अच्छा लगने वाला। अब माधुर्य गुण क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। अंतःकरण को आनंद, उल्लास से द्रवित करने वाली मधुर वर्ण युक्त रचना को माधुर्य गुण कहते हैं। अब अंतःकरण यानी कि मन को आनंद से भर देती है, उल्लास से, खुशी से भर देती है, ऐसे द्रवित कर देती है। पिघला, द्रवित का मतलब पिघला देती है, यानी कि जिसे पढ़कर हमारा मन पिघल जाए, जिससे पढ़कर हमारा मन जो है, माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर आह्लादित यानी कि प्रसन्न कर देती है। वो माधुर्य का अर्थ होता है मिठास। और ऐसे मिठास युक्त, मधुर वर्ण युक्त, मधुर वर्ण कैसे होंगे, अब आप कहेंगे कि मधुर वर्ण कैसे हैं, तो जितने भी ट वर्ग को छोड़कर, ट वर्ग को छोड़कर जितने क से लेकर क वर्ग से लेकर म तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सब मधुर होते हैं। और ये तो इसकी पहली शर्त है, हम पढ़ेंगे मधुर वर्णों से युक्त रचना ही माधुर्य गुण होगा, तो उसमें ट वर्ग बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है,
और दूसरा उसमें अनुस्वार अधिक से अधिक होगा, अधिक प्रयोग होगा। उसमें अनुनासिक का प्रयोग अधिक होगा। ठीक है, और उसमें दीर्घ समास नहीं होंगे। दीर्घ क्या, समास ही नहीं होंगे, होंगे तो अल्प समास होंगे। अगर होंगे तो अल्प समास होंगे अथवा वो भी नहीं होंगे। तो इस तरह ये प्रयोग भी जो वर्ण है जो कि बोलने में आनंदित देते हैं। अब अगर हम बात करें तो माधुर्य रस में जो रस है जो कि इसके सहायक सिद्ध होते हैं, श्रृंगार रस, करुण, श्रृंगार रस, करुण रस, ये इसके, और शांत रस में माधुर्य रस देखने को मिल जाता है। तो ये तो था माधुर्य गुण, यानी कि वे मधुर मिठास युक्त वर्णों से युक्त वो वर्ण जो मन को द्रवित कर दे, मन को पिघला दे, आह्लादित कर दे, आनंद से भर दे, वो क्या कहलाता है, वहां पे माधुर्य गुण होता है, जिसे पढ़ करके हमारे मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके जितने भी आपको ये उदाहरण बताए हैं इसके अनुसार आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसका एक उदाहरण देखेंगे माधुर्य गुण से युक्त। आप फिर से देख लीजिए मिटाने से पहले, अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली मधुर वर्ण युक्त रचना को माधुर्य गुण कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखिए, ट वर्ग को छोड़कर क से म तक के जितने भी वर्ण हैं वो सभी इसमें आते हैं। अनुस्वार का अधिक प्रयोग होता है। एक मिनट, पंचम वर्ण जितने हैं सभी पंचम वर्ण आ जाएंगे, केवल न इसको छोड़कर सभी पंचम वर्ण आ जाएंगे, न को छोड़ करके। सभी अनुनासिक का प्रयोग अधिकाधिक होगा, तभी वो बोलने में माधुर आएगा। दीर्घ समास नहीं होंगे, साधारण समास भी नहीं होते हैं। अल्प समास हो सकता है, वो भी कहीं कहीं, समास हो ही ना तो उतना अच्छा होता है। श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस में ये विशेष रूप से मिलते हैं। अब श्रृंगार रस को आप उदाहरण देखिए, माधुर्य होगा। माधुर्य गुण, इसका उदाहरण देखिए, मंद मंद मुरली बजावत, अधर धरे मंद मंद निक्स्यो, मुकुंद मधुबन। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग है, ये अनुस्वार है, ठीक है, और यहाँ पे ट वर्ग के वर्ण नहीं है, ठीक है। बाकी क से लेकर म तक के वर्णों का प्रयोग है, अनुस्वार का प्रयोग है, ठीक है। और यहाँ पे श्रृंगार रस, मंद मंद मुरली बजावत, अधर धरे,
मंद मंद निकसियो मुकुंद मधु बन के। ठीक है, श्री कृष्ण का मनोहर रूप का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति से अनुस्वार अलंकार है जो कि ज्यादा कठिन नहीं है। समास युक्त शब्द भी यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस पद को पढ़कर मन में आनंद व्याप्त हो जाता है, प्रसन्नता। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकसियो मुकुंद मधुर बनके। तो इस तरह से देखिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे माधुर्य गुण इसके अंतर्गत है और मधुर्य गुण के अंतर्गत का से मा वर्ण, ट वर्ग यहाँ पे नहीं है, अनुस्वार का प्रयोग है और समासिक शब्दों की यहाँ पे जगह नहीं है, समासयुक्त शब्द प्रयोग नहीं किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये माधुर्य गुण पूरा हो जाता है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ओज गुण को पढ़ेंगे। ओज गुण को देखेंगे हम। ओज गुण के अंतर्गत इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ओज यानी कि जहां वीरता का भाव हो। ओज युक्त गुण से मन में वीरता के भाव को भर देने वाले संयुक्त द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। अब ओज गुण का अर्थ होता है तेजस्विता। इसका अर्थ होगा तेजस्विता। जहां तेज हो, ओज गुण से युक्त जो रचना है मन में क्या करती है, वीरता के भाव को भर देती है। ओज गुण से युक्त रचना पढ़कर मन में वीरता उत्साह का भाव आ जाता है। भर देने वाली संयुक्त द्वित्व वर्ण यानी कि जहाँ पे दो वर्ण एक साथ आए, द्विज वर्ण आए और कठोर वर्ण जो कि माधुर्य गुण का ये विपरीत है। जो जो चीजें माधुर्य गुण में निषेध थी यहाँ पे उन्हीं सब का अप्लाई होगा। तो क्या होगा, द्विज वर्ण होंगे, दो वर्ण एक साथ आएंगे। कठोर वर्ण होंगे, कठोर वर्ण जो ट वर्ग है, जो ट वर्ग मना किया था माधुर्य में, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये द्वित्व वर्ण होंगे। दूसरा देखिए, कठोर वर्ण हो गए, कठोर वर्ण की रचना हो गई, ओज गुण वाली होगी। और दीर्घ समास होंगे, दीर्घ समास युक्त रचना होगी। ये जो आपको कहाँ मिलेंगे, वीर रस और रौद्र रस, ऐसे रस के अंतर्गत आप इसको देखेंगे। यानी कि जिसे पढ़कर मन में वीरता का भाव आ जाए वहां पर क्या होगा, ओज गुण होगा। जितने भी अगर कहे जो र से लेकर न तक के दीर्घ वर्ण होंगे सारे, यहाँ लिख देती हूँ। दीर्घ वर्ण र से न तक के सभी व्यंजन आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, और दीर्घ समास आ ही गए हैं। इसके साथ रैफ वाले, रैफ
युक्त वर्ण होंगे। अब रैफ युक्त वर्ण कौन से, जैसे कि क्र, प्र, ऐसे वर्ण वहां पर मिलेंगे जहां पे रैफ युक्त वर्ण प्राप्त होंगे। तो ये सब जो माधुर्य गुण है उसके विपरीत गुण ही ओज गुण के अंतर्गत मिलेंगे। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका उदाहरण देखेंगे हम आगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये वीर रस, रौद्र रस के अलावा जो विभत्स रस, रसनी होगा। इसमें और देख लीजिए ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता होगी और प्रौढ़ गुण भी इसमें निहित होगा। दीर्घ रण होगा, दीर्घ समास युक्त यानी कि लंबे लंबे समास होंगे। समास युक्त रचना होगी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम इसका उदाहरण देखेंगे। आप उदाहरण को पढ़ करके आप गुणों की पहचान काव्य में उसके उदाहरणों को पढ़ करके ही, जैसा कि मैंने कहा, बार बार पढ़िए और उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो उदाहरण देखिए इसका। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ देखिए आप, जो मैंने बताया, एक तो ट वर्ग से युक्त रचना आपको मिल जाएगी। ट वर्ण हो जाएगा पूरा का पूरा ट ठ ड ढ। तो यहाँ पे देखिए ट ठ ड ढ और न युक्त रचनाएं भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्र हो। यहाँ पे आ गया दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य, इसमें न वर्ण आ गया। पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, यहाँ पे ड वर्ग आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक गुण हमें मिल जाता है। और दूसरा है वीरता का भाव, वीर रस की यहाँ पे योजना की जा रही है। ठीक है, और समुज्ज्वला लंबे समास है, लंबे समास युक्त वर्ण है यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ ही जो प्रौढ़ विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है। प्रौढ़ विचारों की अभिव्यक्ति है और इसके साथ ही यहाँ क्या है, ध्वन्यात्मकता है। ध्वन्यात्मकता है, इसे बोलेंगे तो एक नाद सौंदर्य भी
इसके अंतर्गत है। ठीक है, और इस तरह से आपने देखिए इसमें ये जो गुण है ये सारे ओज गुण से युक्त रचना इसे बना देते हैं और इसे पढ़कर जो मन में क्या होगा, वीरता का भाव जागृत होगा। द्विज वर्ण मैंने बताया था, एक द्विज वर्ण भी बहुत सारे हैं, ये ज्वला, फिर न, आधा स, व, और इस तरह से ये जो है यानी कि 2 वर्ण एक साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ जहाँ है। तो इनको बोलने में भी अधिक प्रयास करना पड़ता है, जबान को हमें बोलने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। और रेफ युक्त वर्ण ये ना, रेफ युक्त मिल गया वो भी आपको। ठीक है, ये द्विज, द्वित्व, जितने भी द्विज वर्णों से युक्त द्वित्व वर्ण से युक्त रचना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरी सब सारी जो चीजें हैं मिला के हिमाद्री ध्रुव शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो नव युवक जितने हैं वहां पे उनको देश सेवा के लिए, आगे बढ़ने का, देश के लिए कार्य करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। तो यहाँ पे वीर रस से मन उत्प्रोत हो जाता है, इसे पढ़कर मन में एक उल्लास, एक उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। तो ये तो थे आपके सारे गुण, जिसमें हमने प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण को पढ़ा। बहुत छोटा सा आपके सबसे छोटा कहे आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत यही एक बिंदु है जिसमें आपको इन 3 गुणों का महत्व देखना है और इन पर टिप्पणी युक्त प्रश्न आएगा, वो आपको करना है। इन टिप्पणी में आपको इनके गुण पूछे जाएंगे, तो तीनों गुणों को उनकी परिभाषा उदाहरण सहित, इनकी विशेषताओं सहित बताना है। तो बताएंगे, फिर से देख लेते हैं। प्रसाद गुण, जहाँ जिसे पढ़कर मन में, जिसे पढ़ते ही मन में उसके भाव क्या हो जाते हैं, उदित हो जाते हैं। सरोवर के निर्मल जल के समान जो है, साफ साफ जैसे सरोवर के पानी में निर्मल जल में दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रसाद गुण में पढ़ते ही उसका अर्थ मन में समझ आ जाता है। माधुर्य गुण, जिसे पढ़कर मन में मिठास, मधुरता आ जाती है, जिसमें श्रृंगार, शांत, करुण रस उत्पन्न हो जाता है, जिसमें अधिकतर अनुस्वार का प्रयोग, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है, जहाँ पे द्विज वर्ण नहीं प्रयोग होता है। ट वर्ग को छोड़कर क से म तक के सभी वर्णों का प्रयोग होता है। छोटे छोटे समासों का प्रयोग होता है, लंबे या दीर्घ समास प्रयोग नहीं लिए जाते हैं, वहां पे माधुर्य गुण होता है। ओज गुण में जिसे पढ़कर मन में उत्साह, वीरता का भाव आ जाए, वहां पे ओज गुण होता है। और जहाँ पे अधिकतर कठोर वर्णों से युक्त रचना, द्विज वर्णों से युक्त रचना, लंबे लंबे समासों से, अनुस्वारों से युक्त रचना, ण वर्ण जिसकी माधुर्य में मनाही है, वो उसको जो जो माधुर्य गुण में गुण होते हैं उसके विपरीत गुण ओज में देखने को मिलते हैं। इससे पढ़ने में ध्वन्यात्मकता होती है, प्रौढ़ विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो वहां पे क्या होता है, ओज गुण होता है। इन सब के उदाहरण मैंने आपको बताए। आप जितने भी काव्य आपके पास पुस्तकें हैं उनको जब पढ़ेंगे, देखेंगे, आप उनके रसों से आप पता चल सकता है, उसको पढ़ करके उसके लिखे हुए गुणों को आप इसकी विशेषताओं के अंतर्गत निकाल के पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा गुण निहित है, आप इसकी विशेषताओं को परख सकते हैं। तो आप इस उदाहरण का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस उदाहरण को आप याद कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा उदाहरण है ये, सुमित्रा नंदन पंत जी का लिखा हुआ ये है। इसके अंतर्गत आप वीर भावों को का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तो थे आपके गुण, जिसे काव्य की आत्मा तक कहा है वामन ने, यानी कि शैली, लिखने की पद्धति, प्रणाली। काव्य जिस शैली में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। गुणों को रीति भी कहते हैं, इसीलिए रीतिरात्मा काव्यस्य वामन ने कहा है, यानी कि काव्य की आत्मा क्या, किसे कहा है, गुणों को कहा है। सभी ने अलग अलग अपने अनुसार गुण माने हैं। वामन ने भी मूल 20 गुण मान लिए हैं, दंडी ने 10 मान लिए हैं, लेकिन
सभी के जितने भी विद्वान है वो सभी सहमत है 3 गुणों पर। वो है 3 गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। इन गुणों के अंतर्गत ही हम पूरे काव्य का विवेचन करते हैं और काव्य में इन गुणों से ही युक्त रचनाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। फिर से मैं बता देती हूँ, गुण जिस तरह से मनुष्य में जो गुण है वो उसके महत्व को बढ़ा देते हैं, वैसे ही काव्य में गुण काव्य के महत्व को बढ़ा देते हैं। तो ये चैप्टर आज का बस यही समाप्त करते हैं। आपका गृह कार्य है कि आप सभी गुण की परिभाषा मैंने आपको लिखाई है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको समय देती हूँ। आप उनको उन स्क्रीनशॉट की सहायता से, और अगर साथ ही साथ जल्दबाजी में लिख रहे हैं तो उन्हें तसल्ली से फेयर कीजिए और व्यवस्थित तरीके से लिखिए। गुणों की परिभाषा, गुणों के भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण सहित उनकी विशेषताओं को बिंदुवार समझाइए और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से आप अपने नोट्स तैयार करिए। परीक्षा में आपके ये नोट्स काफी काम आएंगे। स्क्रीनशॉट है बिखरे हुए होते हैं, इन्हें व्यवस्थित करने के लिए हाथ से लिखना बेहतर है। आप अगर लिखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। अभी भी आपने वीडियो देखा, अगर अभी इसे नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ते ही आप इसे अगर कर लेते हैं तो आपको ये अच्छे से याद हो जाता है। अगर ये गैप दे देंगे तो भूल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी घबराइए नहीं, वीडियोस आपके पास होते हैं, आप इन्हें रिपीट कर करके देखिए और अपनी पढ़ाई को चालू रखिए। और आपका गृह कार्य यही है कि इन्हें व्यवस्थित तौर से लिख करके अच्छे से याद कीजिए और जितने हो सके पदों का आप प्रैक्टिस कीजिए। उनमें गुणों को, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण को ढूंढिए कि किस पद में कहाँ पर आपके उन पदों में कौन सा गुण निहित है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बहुत सारे कविताएं हैं जो आधुनिक काव्य है उसके अंतर्गत, आप उनमें भी गुणों को ढूंढ सकते हैं, अलंकारों को ढूंढ सकते हैं, रस को ढूंढ सकते हैं। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। यहाँ हमने आज गुण पढ़ा। अगली कक्षा में हम अगले बिंदु के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद।